वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों चैप्टर सेकंड है जिसका नाम है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। 2022 और 23 के विद्यार्थियों के लिए ये नई सीरीज पार्ट थर्ड है। चैप्टर का पार्ट मतलब पूरा चैप्टर इसके अंदर खत्म हो जाएगा, लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दूं जो नए चीज़ें ऐड हुई है, नई चीज़ें ऐड हुई है, जो नए नए टॉपिक जो ऐड हुए हैं उनके ऊपर हम सभी लोग अलग से एक नई सीरीज बनाएंगे। तो जो चैप्टर में कवर होता जा रहा है पहले वो खत्म करते चलेंगे, फिर जो नई चीज़ें चैप्टर के अंदर आई हुई है जो ऑफकोर्स एनसीईआरटी की बुक के अंदर पब्लिश नहीं करी गई है बट एनसीईआरटी ने वेबसाइट पे चीज़ें अवेलेबल कर दी है, तो उसके ऊपर भी आप सभी लोगों के लिए नई सीरीज बनेगी। पार्ट आप देख सकते हैं थर्ड है क्लास 12 की पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी और उसका इकोनॉमिक, फाइन आर्ट, सोशोलॉजी, ये सब्जेक्ट आप ई पाठशाला चैनल पे मेरे थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। पार्ट थर्ड है, बहुत सिंपल है, समझने की कोशिश करिएगा। इसका मतलब ये है कि पहला और दूसरा पार्ट हमने पहले ही अवेलेबल करा रखा है, उसे जाके ज़रूर वॉच आउट करिएगा। आप सभी लोग ईपी फैमिली के साथ ज़रूर जुड़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ईपी फैमिली आप सभी लोगों के साथ हिंदी और इंग्लिश के अंदर कंटेंट लेके आती है, आपको नोट्स अवेलेबल कराती है। मींस जो भी हम पढ़ा रहे हैं आप सभी लोगों को वो सारा का सारा आपको शेयर हो जाता है, पूरा का पूरा कहाँ पर, पूरा का पूरा आपको इंस्टाग्राम पे शेयर हो जाता है, सॉरी साथ में टेलीग्राम पे शेयर हो जाता है। आप इंस्टाग्राम पे है तो आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हम आप सभी लोगों के साथ लाइव मुलाकात करते हैं, लाइव बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे। हमारा चैप्टर चल रहा था पूरी तरीके से ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। हमने ये देखने की कोशिश करी थी कि इंडिया के अंदर, सॉरी इंडिया कह रहा हूँ मैं, हमने ये देखने की कोशिश करी थी कि ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के लिए यूएस को हरा पाना काफ़ी हद तक नामुमकिन है। तो हमने ये देखने की कोशिश करी कि शायद से यूएस को हराया जा सकता है, ये यूएस की पावर को कोई ना कोई चैलेंज कर सकता है, जिसके बारे में सबसे पहले हम लोगों ने यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ लिया। हम लोगों ने यूरोपियन यूनियन के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करी थी, और उसके बाद फिर हम लोगों ने आसियान के बारे में पढ़ा और आसियान के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन करी। उसके बाद हम पढ़ने हैं वाले हैं आज हम चाइना के बारे में। और चाइना ऑफकोर्स ऐसा कहता है कि 2040 तक तो चाइना पूरी तरीके से विश्व की सबसे महान शक्तियों में से आगे निकल जाएगी और यूएस को काफ़ी पीछे छोड़ देगी। एनसीईआरटी की बुक में भी ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी के ऊपर तो बहुत ज़्यादा तरीके से फोकस करने की कोशिश करी गई है। चाइना 2040 तक आगे निकले, लेकिन हम एनसीईआरटी में ये डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारी बुक के अंदर नए टॉपिक ऐड हुए हैं, जैसे कि ब्रिक एक टॉपिक नया ऐड हुआ है। उसके बाद क्या कहते हैं आपका ब्रिक है, ये ब्रिक्स हो गया है, ठीक है ना, BRICS है, ब्रिक्स है। उसके बाद एक नया क्या कहते हैं साफ्टा है, साफ्टा ऐड हुआ है। और एक पहले ये शार्क हुआ करता था, ये ऐड हुआ है और शार्क है। उसके बाद क्या कहते हैं एक और चीज़ ऐड हुई है जिसमें इजराइल का रिलेशन भारत से कैसा है, रशिया का रिलेशन भारत से कैसा है, क्योंकि रशिया और इजराइल भी बढ़ती हुई ताकतों में से एक कंट्रियां बन रही है। तो ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बट ये नया है तो इसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों चाइना से रिलेटेड आज हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो चाइना के बारे में क्योंकि हमें बात करनी है, तो यहाँ पे थ्रेड आ चुके हैं इतने सारे, पता नहीं थ्रेड कहाँ से आ रहे हैं। 29 डेज प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा, ओके। तो चाइना के बारे में हम समझ रहे हैं। सबसे पहले चाइना के बारे में, चाइना के बारे में अगर आप देखें तो माओ जेडोंग के टाइम पीरियड से चाइना के अंदर क्रांति होनी चालू हुई। चाइना के अंदर शुरुआती समय में माओ जेडोंग क्रांति करने आए थे। क्रांति करके उन्होंने, माओ जेडोंग ने अपनी लीडरशिप के अंडर में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लेके आए। मेन मकसद यही था कि जो भी व्यवस्थाएं हैं उसके अंदर जनता का कंट्रोल होना चाहिए। वहाँ पे राजा का शासन काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, चिंग डायनेस्टी राज करती थी। माओ जेडोंग ने काफ़ी लंबे समय तक, बहुत सारे लोग थे 11th क्लास में आपने इसके बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। 11th क्लास की भी हम नई सीरीज़ लेके आएंगे बच्चों के लिए, क्योंकि अभी 10th वालों का रिजल्ट आ नहीं पा रहा है, तो उनके लिए हम ज़रूर लेके आएंगे। तो दोस्तों माओ जेडोंग जैसे ही आते हैं सत्ता के अंदर तो ऑफकोर्स वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को लेके आने की कोशिश करते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर दो आइडियोलॉजी का दौर चल रहा था, कम्युनिस्ट अपनाओ या कैपिटलिस्ट अपनाओ। तो यहाँ पर कैपिटलिस्ट वाली कंट्रियों को, अमेरिका जैसे कंट्री को बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा लैंडमास चाइना का है और चाइना ने कौन सी आइडियोलॉजी अपनाई? चाइना ने आइडियोलॉजी अपनाई सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी मतलब जो कम्युनिस्ट वाले लोग की आइडियोलॉजी थी, यानी कि यूएसएसआर की कंट्री की आइडियोलॉजी थी। तो यहाँ से एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अमेरिका को यहाँ पे मुंह तोड़ जवाब दिया चाइना ने शुरू से ही। चाइना ने पूरी तरीके से अपना जो मॉडल अपनाया, उसने कहा वो सोवियत मॉडल अपनाएगा और वो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से कोई भी संबंध नहीं रखेगा। कारण क्या है वो समझ लेते हैं।
चाइना के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक था, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे बहुत तेज़ी से। 2040 तक वो यूएस की इकोनॉमी को ओवरटेक कर जाएगा, ये लोगों का मानना है। और चाइना आज की डेट में ईस्ट एशिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभाता है। वो हमें अच्छी तरीके से पता है भाई क्यों निभाता है। चल गया तो चांद तक वरना शाम तक, यानी कि इंडिया की मार्केट के अंदर पूरा का पूरा कैप्चर चाइना का है। मास प्रोडक्शन इतना खतरनाक करता है वो सभी देशों के अंदर कि आप सोच नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा मास प्रोडक्शन होता है। चीन की ताकत के बारे में अगर हम देखें तो ग्रोइंग इकोनॉमी काफ़ी अच्छी है उनकी, ऑफकोर्स जीडीपी काफ़ी अच्छा है। पॉपुलेशन के नाम पे तो इन्होंने ऐसी क्या कहते हैं पलंग तोड़ मेहनत करी है कि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है। अब हम भी कह रहे हैं कि 2040 तक शायद से हम लोग इनसे आगे पहुंच जाएंगे, लेकिन ये भी तो पहुंचेंगे ना। और दूसरा, वास्ट लैंड मास है इनके पास, लैंड मास की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है ज़मीन की। दूसरी बात ये बंदा खुद भी तो अटैक कर करके ज़मीनें छीन लेता है। इसने हमसे अक्साई चीन छीन लिया, जो मोदी सरकार के मोदी सरकार नहीं बोलना चाहिए, किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है जो चाइना से वापस ले सके। दूसरा, वो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर बार बार कई दिनों तक तो बोलता रहा कि क्या कहते हैं ये हिस्सा हमारा है, ये हिस्सा हमारा है। तिब्बत उसने कब्जा लिया था, जबकि तिब्बत उसके अंडर में नहीं आता था। तो इसका लैंड मास बहुत छोटा तो नहीं था, शुरू से बड़ा था, लेकिन फिर भी इस बंदे ने अटैक कर करके, युद्ध कर करके अपने लैंड मास को बढ़ाया। तो ये भी एक चीज़ हमें देखने को मिली। दूसरी, चीन की ताकत ऑफकोर्स लैंड मास ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि रिसोर्स नहीं है। नेचुरल रिसोर्स बहुत बड़ी मात्रा के अंदर यहाँ पे मिलते हैं। पेट्रोलियम है, ऑयल फील्ड है, गैस फील्ड है, ऑयल बेसन है, थर्मल प्लांट है, हाइड्रल प्लांट है, बहुत सारे कॉपर है ना, उसके बाद मर्क्यूरी, टीन, आयरन और मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। तो ऑफकोर्स ये अच्छी बात है। रीजनल लोकेशन इसका ऐसा है कि आप देखो तो इसके पास काफ़ी अच्छी तरीके से कोस्टल लाइन भी इसका काफ़ी है। अगर आप वर्ल्ड के मैप में फोकस करेंगे तो इसका जिस लोकेशन पे ये है तो इसको कोस्टल लाइन का फ़ायदा हो जाता है। तो कोस्टल लाइन हमारे भारत की कितनी है, इंडिया की कितनी है, अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट में से पढ़ते हैं उनको मैंने ज़रूर बताया था। तो ये ज़रूर बताइएगा कि हमारे जो तटीय रेखा है ना वो कितनी है और चाइना की कितनी है। तो चाइना का रीजनल लोकेशन ऐसा है कि वहाँ पे उसको काफ़ी हद तक फ़ायदा हो जाता है। आप ये देख सकते हैं, इसमें तो क्लियर कट दिखने की कोशिश हो ही रही है कि चाइना का ये देखो पूरा का पूरा नॉर्थ कोरिया है, तो ये पूरा का पूरा कोस्टल लाइन इतना अच्छा है कि ये काफ़ी अच्छे तरीके से व्यापार कर लेता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी यहाँ पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, देखो हमने क्लास 9th में एक चीज़ पढ़ने की कोशिश करी थी कि जिस कंट्री के अंदर नॉन डेमोक्रेटिक चीज़ें होती हैं वो कंट्री ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा सक्सेसफुल है। 1956 के अंदर एक डेटा निकल के आया था, उसमें ये चीज़ प्रूफ हुई थी। तो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, वहाँ पे अस्थिर सरकार रहती है। हर 5 साल के अंदर हर सरकार को दिक्कत रहती है गद्दी छीनने की, लेकिन दोस्तों यहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। पार्टी कोई सी भी आए, लेकिन दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CCP रूलिंग पार्टी है, 1921 से है, आज की डेट में 98 ईयर्स हो चुका है। इसके मेंबर्स आप देख सकते हैं 81,000 मतलब बहुत सारे हैं, कुछ ज़्यादा ही हैं। दूसरा, शी जिनपिंग अभी इसके जनरल सेक्रेटरी है। मतलब बाद में दूसरी पार्टियां बनती रहती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये रूलिंग पार्टी हमेशा यही रहती है और कई सालों से यही है यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे अब चाइना की बात करें कि रिपब्लिक कैसे हुआ, तो ऑफकोर्स हमें पता है कि चाइना जो है अपने खुद के ओन रिसोर्स के ऊपर पूरा फोकस करता है। उसने स्टेट ओन इंडस्ट्रीज बनाई है, कैपिटल इंडस्ट्री से दूर रख के। बाद में उसने क्या कहते हैं फॉरेन टेक्नोलॉजी और चाइनीज गुड को डोमेस्टिकेट करा और दूसरी कंट्री में बेचने की शुरुआत कर दी थी, ये तो हमें पता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ और सिर्फ अपने माल को अपनी कंट्री तक ही सीमित रखा और दूसरी कंट्री में नहीं बेचा, ऐसा नहीं था। शुरुआती समय के अंदर इन्होंने काफ़ी हद तक जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश करी वो अपनी कंट्री में कोशिश करा कि अपनी ही कंट्री के अंदर बेटर एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी अपने नागरिकों को दे और ताकि इनके नागरिक बाहर कहीं ना जाएं। तो आप कह सकते हैं कि ये तो हो रहा था, लेकिन सबसे बड़ा इशू ये था कि जनसंख्या ग्रोथ रेट भी बढ़ रहा था। यानी कि अगर आर्थिक विकास इतना हो रहा था तो ग्रोथ रेट उतना हो रहा था। अब किसी कंट्री के अंदर दो समस्या एक साथ, यानी कि पैसा भी है लेकिन पैसों को खर्च करने के लिए समय नहीं है। तो यहाँ पे सेम इनके साथ भी था, रिसोर्स है, जनता है, पर दोस्तों यहाँ पे इफेक्ट ये हो रहा है कि वो जनता के ऊपर ही सारा खर्च हो जा रहा है, सरकार के पास एक्स्ट्रा इनकम कहीं से आ ही नहीं पा रही है। तो इसी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में ये फोकस करा कि जो भी सरप्लस पैदा होता है ना, जो भी कुछ एक्स्ट्रा कुछ पैदा होता है, जैसे अधिशेष अनाज कहते हैं, वो उनकी जनता पे ही खर्च हो जाता है। इसी वजह से सरकार ने फोकस करा कि कुछ
नया सोचना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ नया सोचना पड़ेगा। तो सोचने के लिए सरकार ने क्या कहा, सरकार ने अपनी पॉलिसीज में ही बदलाव कर दिए। देखिए यहाँ की सरकार कितनी बढ़िया है, अपनी जनता के लिए अच्छा नहीं कर पा रही तो पॉलिसी में बदलाव कर दो। लेकिन हमारे यहाँ पे उल्टे सीधे कई काम होते रहते हैं जो ऑफकोर्स नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर पॉलिसी चेंज हुई 1970 के टाइम पीरियड में, पूरी तरीके से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंज हो गया। इन्होंने इतने सालों तक, जब से ये आज़ाद हुए थे 1949 से लेके लास्ट 1970 तक, यहाँ तक इन्होंने कभी भी किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई रिलेशन ही नहीं बनाए, पॉलिटिकल इकोनॉमिक। लेकिन जब पता चला कि जनसंख्या तो बढ़ रही है पर उसका जो सरप्लस एग्रीकल्चर का पैदा हो रहा है वो जनता के ऊपर ही खर्च हो जा रहा है, इसलिए सरकार ने कहा कुछ तो नया करना पड़ेगा। आज कुछ तूफानी करते हैं, इसीलिए 1970 के अंदर फाइनली इन लोगों ने अपना जितनी भी कंट्रियों के साथ आइसोलेशन था, यानी कि दूरियां थी, इसने अपने आप को बिल्कुल अलग ही रखा हुआ था, अलगाववाद रखा हुआ था, लेकिन इसने 1970 के अंदर खत्म करने की शुरुआत करी। सबसे पहले तो इसने अमेरिका से संबंध, बढ़ते संबंध जो इतने खराब थे इतने सालों से, उनसे अपने संबंध को अच्छा बनाने की कोशिश करी। ये बहुत अच्छी बात थी। अमेरिका को पता चल चुका था कि चाइना एक ऐसी इकोनॉमिक कंट्री है जहाँ पे मास प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी तरीके से होता है। अब मास प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी तरीके से होता है तो ऑफकोर्स यहाँ पे फिर तो ये बंदे चुप नहीं बैठने वाले हैं, इसीलिए अमेरिका के साथ इन लोगों ने रिलेशन बनाए और उसके साथ 1972 के अंदर अपने संबंध स्थापित करे। 1974 में जैसे ही वहाँ पे जू एनलाई पीएम बनते हैं तो उन्होंने 1973 के अंदर बदलाव करे। उन्होंने मॉडर्नाइजेशन करा इंडस्ट्री के अंदर, साइंस के अंदर, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के अंदर और मिलिट्री के अंदर। इन सभी चीज़ों के अंदर इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन करा। मतलब जो एग्रीकल्चर पहले बैलों से होता था उसमें कहा कि ट्रकों से होगा, ट्रैक्टर से होगा। फैक्ट्रियों के अंदर जो मॉडर्न मशीन नहीं थी वो लेके आए ये लोग। तो सोचिए 1973 के अंदर, 1974 में जो उनके क्या कहते हैं डेंग शियोपिंग जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने भी कैपिटल फ्लो को बढ़ाने के लिए कहा कि भाई अब बाहर की कंट्रियां जो हो सकती है वो हमारी कंट्री के अंदर आके इन्वेस्ट कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए उन्होंने अपने इकोनॉमिक में चेंज करा, एग्रीकल्चर को प्राइवेट कर दिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पैसे वाली जगह, यहाँ से पैसा बहुत मिलेगा तो इसको प्राइवेट कर दिया। हमारी कंट्री इंडिया कुछ हद तक इसके ऊपर जा रही है। 1998 के अंदर इन्होंने इंडस्ट्रीज को भी प्राइवेट कर दिया और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिए। इसके ऊपर ज़रूर फोकस करेगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इन्होंने कहा कि कोई भी इन्वेस्टर, बाहर की कंट्री का इन्वेस्टर हमारी कंट्री के अंदर अगर चाहता है इन्वेस्ट करना तो वो आए और इन्वेस्ट करे, लेकिन हम उस कंट्री को स्पेशल इकोनॉमिक जोन देंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कहने का मतलब सिंपल सा ये होता है कि अगर वो कंट्री हमारी कंट्री के अंदर कुछ बेचने आ रही है तो हम उस कंट्री को ऐसी जगह व्यवस्था करके देंगे जहाँ पे उसका सामान ज़्यादा मात्रा में बिक सके। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो बनाने की इन्होंने कोशिश करी। WTO के अंदर 2001 में शामिल हो गया, यानी कि कहा कि अगर कोई भी बंदा बिजनेस करेगा और WTO के रूल्स रेगुलेशन मानेगा तो उसके लिए इन्हें बिजनेस करना ज़रूरी था, इसीलिए ये लोग WTO के अंदर 2001 में शामिल हो गए। इस तरीके से इन लोगों ने पश्चिमी अर्थव्यवस्था के साथ नई आर्थिक नीतियाँ, एकीकरण चीन अर्थव्यवस्था को मजबूत करा और चीनी क्षेत्र के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया। अब धीरे धीरे इसने ये देखना चालू कर दिया कि अब क्या कहते हैं, यहाँ पर चाइनीज़ अर्थव्यवस्था जो थी बूस्ट कर रही थी। तो ये एक दशक था, एक दौर था जहाँ से चाइनीज़ अर्थव्यवस्था जो थी बढ़ने लग गई थी। लेकिन दोस्तों व्यवस्थाएं बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स की वजह से चाइना में सभी को फ़ायदा नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं फ़ायदा हो पा रहा? क्योंकि अगर हम बात करें 10 मिलियंस पीपल अभी भी जॉब की तलाश में चाइना में हैं, वो हमेशा रहते ही हैं। फीमेल्स की वर्किंग कंडीशन आज भी ख़राब है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का विकास कर चुके हैं कि जगह जगह इन्हें प्रदूषण मास्क, मतलब सांस लेने के लिए ऑक्सीमीटर लगाना पड़ रहा है। करप्शन इतना ज़्यादा है, इनइक्वालिटी समाज के अंदर बहुत ज़्यादा है। अर्बन सोसाइटी रूरल सोसाइटी के बीच में बहुत इनइक्वालिटी है, ये ऑफकोर्स हो ही रहा है। अब मेन बात ये है कि कंट्रियां चाह रही है कि वो पूरी तरीके से इनके साथ क्या कहते हैं रिलेशन बनाएं। देखो हमें पता है जापान, अमेरिका, आसियान और रूस सभी व्यापार के क्षेत्र में चीन से काफ़ी कुछ ना कुछ उनका इशू रहा है ना। तो मेन बात है कि जैसे ताइवान का चाइना के साथ इशू रहा है और उसके बाद चाइना का जापान के साथ, अमेरिका के साथ, आसियान मेंबर के साथ कोई ना कोई इशू रहा है। उसके ट्रेड पार्टनर जितने भी रहे हैं उनके साथ उसका इशू रहा है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू द स्टेबिलिटी ऑफ द आसियान इकोनॉमिस्ट आफ्टर 1972 फाइनेंशियल क्राइसिस। कहने का मतलब ये है कि इन कंट्रियों के साथ यहाँ पे लिखा हुआ ना कि 1997 के वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाऊ रखने के लिए चाइना के साथ उभार। कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पीरियड में जो भी इसके ट्रेड पार्टनर हुआ करते थे,
उनसे इनका इशू कुछ ना कुछ तो रहता था, कुछ ना कुछ तो इशू रहता था, लेकिन फिर भी ये लोग कहीं ना कहीं आपस में क्या कहते हैं एक दूसरे के काम से प्रभावित हो जाते थे। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि बढ़ती अर्थव्यवस्था है तो ऑफकोर्स हमें कहीं ना कहीं छोटी आंखों वालों के साथ हमें इश्क लड़ाना पड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें इनसे रिलेशन तो बनाने पड़ेंगे भाई, क्योंकि पैसा है और इकोनॉमिक है और उसके बाद मास प्रोडक्शन है। तो चाहे क्या कहते हैं ये लोग क्या कहते हैं हमारे को 1962 के अंदर वॉर करके बैठे हों, चाहे इन लोगों ने पाकिस्तानियों का साथ दिया हो, लेकिन हम बिजनेस के लेवल पर इस डिप्लोमेसी के पीछे नहीं हट सकते। इसीलिए चाइना ने पूरी तरीके से क्या कहा, चाइना ने भारत और चीन के बीच उपनिवेशित काल से पहले काफ़ी संबंध अच्छे थे, लेकिन ऑफकोर्स हमें पता है कि रिलेशन कॉलोनिज्म के टाइम पीरियड में थोड़े से ख़राब हुए। हम लोगों ने हिंदी चीनी भाई भाई की शुरुआत करी थी जब पंचशील एग्रीमेंट करा था हम लोगों ने, तो उस टाइम पीरियड पे हिंदी चीनी भाई भाई हुआ था, लेकिन ऑफकोर्स 1962 के अंदर वॉर हो गया और वॉर की वजह से फिर हमारे इनके साथ संबंध बिल्कुल ही खराब हो गए, और जो कि होने भी हैं। लेकिन फिर हमने 1970 के अंदर फिर संबंध अच्छे करने की कोशिश करी और हमने 1972 के अंदर बॉर्डर डिस्प्यूट इशू जो था उसको ठीक करने के लिए एक सीरीज चलाई। राजीव गांधी जी विजिट करे इतने सालों के बाद दिसंबर 1998 के अंदर चाइना में गए और अपने रिलेशन ठीक करने की शुरुआत करी। ये पेपर के अंदर आता है, इसमें क्या बात हुई, पीस ऑफ ट्रांसक्विटी, ये पेपर में आता है, इस पर फोकस कर लीजिएगा। ये पेपर में आया है, ये कब हुआ है, राजीव गांधी ने संबंध अच्छे करने के लिए चाइना के साथ ये संधि करी थी कि आपसी जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ना, पहले हमें उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी इनसे लड़ाई हमेशा बॉर्डर डिस्प्यूट के लिए ही होती है। 1998 में बीजिंग में गए थे ये, और उस टाइम पीरियड पे एग्रीमेंट हुआ था। फिर हमने कल्चर एक्सचेंज के ऊपर बात करी, हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कोऑपरेशन की बात करी, इवन जो हमारे पासेज है ना, नाथुला पास, उसके बाद मानसरोवर पास, इन पासेस पे हमने चौकियां बैठाने की कोशिश करी और हमने कहा कि भैया देखो ये इलाका हमारा है, वो इलाका तुम्हारा है, यहाँ से एंट्रियाँ होती रहती है तुम्हारे ट्यूब्स की और हमारे ट्रूप्स की, तो हम उसको भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो ये भी एक अच्छी बात है कि इसको भी इन्होंने ठीक करा। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमने एक दूसरी कंट्री के लिए हमने बैटर ट्रेड की बात करी, एनर्जी डील की बात करी, लेकिन फिर भी चाइना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हरकतें कर देता है जो हमें कहीं ना कहीं बाद में भुगतना पड़ता है। इवन 1998 के अंदर हम बोले तो चाइना उस समय नहीं चाहता था कि हम न्यूक्लियर वेपन मिसाइल अटैक करें, जबकि उस टाइम पीरियड पे चाइना जो है पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट कर रहा था उस टाइम पीरियड पे मिसाइलें बनाने के लिए। लेकिन फिर भी हमारे APJ अब्दुल कलाम सर जी, इन्होंने हमारे भारत को पहला क्या कहते हैं परमाणु बम जो इतना सक्सेसफुल हुआ अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पीरियड पे, वो दिया इन्होंने। उसके बाद हमने क्या करा, हमने फिर फाइनली चाइना के साथ दूसरे और समिट करे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2014 में भारत का दौरा करा। 2015 के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, इस दौरे में जिन समझौते पर हस्ताक्षर हुए उसके बारे में लिखे। तो ये थोड़ा सा करंट सिनेरियो है कि 2015 के अंदर फाइनली मोदी जी गए और मोदी ने 24 मुद्दों के ऊपर बातचीत करी कि इन 24 मुद्दों के ऊपर हम प्रोटोकॉल बनाएंगे और इसके ऊपर हमारी सरकार और आपकी सरकार काम करेगी। थोड़ा सा करंट सिनेरियो था ये भी जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी होना चाहिए। तो दोस्तों ई पाठशाला फैमिली आप सभी के लिए बहुत मेहनत करेगी, आप चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल के साथ वीडियो अच्छी लगी है, आपको थोड़ा सा इनपुट देके जा रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जब तक मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, EP फैमिली के साथ जरूर जुड़ेगा नोट्स के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।